हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू अपना मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन का मीनिंग और उससे उसके फॉर्मूले समझे थे, है ना। अब कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ अपने पास जो है लोग देख लेते हैं कि ठीक है। सो सम फॉर्मूले रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। यानी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले अपने पास हैं। क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। ठीक है। सो पेन ले लेते हैं। फर्स्ट वन, पहला फार्मूला जो है, फर्स्ट वाले फार्मूले में हम लोग पार्ट वन में इसमें कर चुके हैं, लाइक उन्हीं को रिवाइज करके साथ में आगे बढ़ते हैं। एन सी ज़ीरो, ठीक है ना। एन सी ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन होती है, ठीक है ना। इसी में दूसरा पार्ट क्या है? एन सी एन, है ना। अगर दोनों सेम हो तो इस केस में वैल्यू क्या होती है? वन हो जाती है आपकी, ठीक है ना। और इसका मीनिंग क्या होगा? जैसे आपसे कोई पूछे कि सर फोर सी ज़ीरो का वैल्यू कितना होगा, तो फोर सी ज़ीरो वन होता है। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। आपसे कोई बोले फाइव सी फाइव, तो देखिए एन और दोनों बराबर हैं, है ना, तो वैल्यू क्लियर है ना। अच्छा, इसका मीनिंग अगर समझा जाए, फोर सी ज़ीरो का मतलब क्या होगा कि आउट ऑफ फोर ऑब्जेक्ट्स जीरो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है आपको, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई नहीं सिलेक्शन करना है। इट मीन्स ये भी तो एक तरीका ही है ना, कि अगर आप कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं, इट मीन्स देयर इज ओनली वन वे कि आप सेलेक्ट ही ना करिए। क्लियर। तो दैट्स वाई दिस इज द कंसेप्चुअल मीनिंग। क्लियर है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला इसमें हम लोग करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि लाइक फोर सी थ्री, फोर सी थ्री, तो फोर सी थ्री में अगर हम लोग देखें तो इधर देखिए, फोर सी थ्री में क्या है कि यहाँ पर एन है और एन से एक कम नीचे है ना। अगर हम इसको एन समझे, इसको आर समझे, तो यहाँ क्या लिखा है? ये एन लिखा हुआ है और एन से एक कम है, केवल यहाँ पे कम है, नहीं कम है ना। तो इट मीन्स अगर हमको ऐसा कुछ मिलता है तो इसकी वैल्यू सिंपल ये एन हो जाती है। क्या हो जाती है? एन, यानी फोर आ जाता है, ठीक है ना। या इसी चीज़ को हम लोग अगर लिखना चाहें तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि, चलो पहले फॉर्मूला बता देते हैं, फिर आगे बताएंगे। इसमें एक फॉर्मूला दूसरा है आपका, एन सी आर और एन सी एन माइनस आर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये दोनों बराबर होते हैं। इसको हम लाइन भी कर लेते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एन सी आर और एन सी एन माइनस आर, ये दोनों बराबर होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये एन सी आर की तो वैल्यू हमको पता है, एन सी आर फॉर्मूले में होता है, लेकिन एन सी एन माइनस आर कैसे इसके इक्वल है? तो एन सी एन माइनस आर का अगर हम फॉर्मूले से वैल्यू निकालना चाहें तो देखते हैं क्या एन सी आर के बराबर आएगा। तो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर का फैक्टोरियल और नीचे पहले आर की जगह पर जो उसका फैक्टोरियल, तो आर की जगह पर क्या है? एन माइनस आर, इसका फैक्टोरियल। और फिर क्या करते हैं? दोनों का डिफरेंस है ना, तो एन माइनस एन माइनस आर का ओवरऑल क्या लगेगा? फैक्टोरियल। तो अब इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ एन से एन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये आर फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ऊपर एन फैक्टोरियल बचा और नीचे ये क्या हो जाएगा? एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू ये क्या हो जाएगा? आर फैक्टोरियल। और आई थिंक ये एन सी आर का फॉर्मूला होता है। देखो एन सी आर के बराबर लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, यही तो एन सी आर होता है। एन सी आर का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपान आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो क्या ये दोनों चीज़ें बराबर है? नहीं बराबर है, ये दोनों बातें सेम लिखी हुई हैं। तो एन सी आर और एन सी एन माइनस आर दोनों बराबर है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था फोर सी थ्री का, तो फोर सी थ्री और फोर सी वन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। आप निकाल के देख लो। देखो फोर सी वन का मतलब क्या हुआ? अगर मैंने फोर को एन रखा है और आर को वन रखा है, तो ये एन ये आर, एन की वैल्यू फोर हो गई और आर की वैल्यू वन हो गई। तो देखो एन सी आर, और ये क्या लिखा है? एन सी एन माइनस आर। देखो अगर आर की वैल्यू वन है
और 4 में से 1 को माइनस करोगे आप तो 3 ही तो आएगा। तो यानी ये क्या लिखा है, ये सिंपली कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है 4c 4 - 1। तो देखो अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या लिखा है NCR, और ये क्या लिखा है NCN-R, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। तो ये दोनों की इक्वल होती है वैल्यू। कैसे देखिए 4c3 भी कितना आएगा 4 आएगा, और 4c1 की वैल्यू भी कितनी आती है 4 ही आती है। ऐसे ही आपसे मैं पूछूं 7c6 और 7c1, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर है ना, क्योंकि देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 7c6 का डिफरेंस कितना आएगा 7c1, और वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है 7c1। क्लियर है। तो आई होप इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो हमने कहा था कि फॉर्मूले वाली चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये पहला फॉर्मूला आपका ये है। दूसरा है NCR इज इक्वल टू NCN-R के इक्वल है। थर्ड फॉर्मूला हम लोग इसमें करते हैं, तीसरा फॉर्मूला करते हैं, प्रूफ भी हम लोग फॉर्मूले का देखते चल रहे हैं साथ में। ठीक है ना, तीसरा फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास NCX इज इक्वल टू NCY दिया हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जेई लेवल पे क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चन में ये चीज़ यूज होता है। NCX इज इक्वल टू NCY, मतलब ऊपर के दोनों सेम है, NN बराबर है, बस केवल R, यहाँ R कुछ और है, यहाँ पे R कुछ और है, दोनों की R की वैल्यू डिफरेंस है, N दोनों पे सेम है, और ये दोनों इक्वल है कॉम्बिनेशन। तो इस केस में दो पॉसिबिलिटी होंगी, आइदर आइदर या तो ये x इज इक्वल टू वाई होगा, या तो ये दोनों नीचे के बराबर होंगे, और या फिर इन दोनों का जो सम होगा वो n के बराबर होगा, n इज इक्वल टू एक्स प्लस, यही दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर दो कॉम्बिनेशन इस तरीके से इक्वल हो सकते हैं तो आइदर x विल बी इक्वल टू y और x प्लस वाई का सम n के बराबर हो। क्लियर है ना, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सेकंड और थर्ड दोनों फार्मूले जो है बहुत ज़रूरी फार्मूले हैं, और इनको ध्यान रखिएगा। जितना सिंपल हम लोगों ने इसको सीख लिया है, इतने सिंपल यानी इनका बहुत अच्छा मीनिंग है। ठीक है ना, ओके। और ये बहुत अच्छे से यूज़ होते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है ना, तो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया हो। इसका मीनिंग ये हुआ जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के बिहाफ पर हम लोग समझे इसको, कि कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे कहा जाए कि NCR, सॉरी, बोला जाए कि 5CR इज इक्वल टू, लिखा हुआ है आपका 5C2-R। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी। अब इस केस में आपको अगर वैल्यू निकालना है तो देखो ये NCR है, ये NCR, यहाँ देखो x की जगह पर r है और y की जगह पर 2-R। तो इस केस में क्या होगा, दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ये दोनों इक्वल होंगे, अगर इन दोनों को इक्वल सॉल्व करें तो r इज इक्वल टू क्या होगा 2-R, और ऐसे कहेगा इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r, तो r इधर लेकर आओगे 2r इज इक्वल टू 2, तो r की वैल्यू 1। ठीक है ना, ओके, क्लियर। तो इस केस में r की वैल्यू 1 आपको मिल गई। तो ऐसे ही बोलेगा कि इफ 5CR इज इक्वल टू 5C2-R देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अदरवाइज अगर ये नहीं लगेगा तो ये वाला फॉर्मूला लग के आपको r की वैल्यू मिलेगी। तो ये सिंपल सा किसी भी अननोन क्वांटिटी को नोन करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन के टर्म्स में। क्लियर है ना, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम लोग कर रहे हैं, फोर्थ नेम दे देते हैं इसको, फोर्थ नंबर है आपका NCR प्लस NCR-1, मतलब यहाँ भी n यहाँ भी n दोनों सेम हो, यहाँ पर r की जगह पर जो कुछ भी आए उससे ये एक कम रहना चाहिए, है ना। मतलब मैं आपसे बोलूँ 5C3, तो यहाँ पर 5C2 होना चाहिए। अब देखो n की जगह पर 5 है, अगर मैंने r की वैल्यू 3 रखी है तो यहाँ देखो क्या r-1 लिखा है नहीं लिखा है,
क्लियर। तो जब भी ऐसा हो तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला है इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, है ना, आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देंगे, क्या आ जाएगा n+1 सी आर, है ना। आपको ऐसा नहीं कि इसकी अलग पार्टिकुलर वैल्यू निकालनी, इसकी अलग पार्टिकुलर वैल्यू निकाले, आप डायरेक्ट इसको बोल देंगे कि बस n में एक ऐड कर दो, यानी 6 कर दो, सी और आर की जगह पर आर जिसको मान रखा है उसकी वैल्यू लिख दो, तो यानी क्या हो जाएगा 6C3 हो जाएगा आपका डायरेक्ट, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 7C4 + 7C3 है, तो अब आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू अलग निकालो, इसकी वैल्यू अलग निकालो फिर ऐड करो, आप डायरेक्ट बोल दो सर ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है NCR तो इसके क्या हो जाएगा n+1 मतलब 7+1 सी आर की जगह पर क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 8C4, इसका आंसर हो जाएगा। सर क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, ये भी आपके इसमें यूज होने वाला फॉर्मूला है। सो ये 4th नंबर आपका फॉर्मूला है। लाइन के ले रहे, ठीक है। सो इसमें बेसिकली आपको जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े, है ना, उसमें पहले तो बेसिक पॉइंट आपको ये था, ठीक, कि इसमें NC0 NCN, है ना, या NCN-1, ठीक है ना। अच्छा एक और ऐड कर लेते हैं, है तो सिंपल सा बट ऐड कर लेते हैं, NC1। NC1 के केस में हमेशा n वैल्यू होती है, NC1 के केस में हमेशा वैल्यू n आती, क्यों, क्योंकि देखिए NC1 का मतलब क्या है कि आउट ऑफ n 1 को सिलेक्ट करने का तरीका। तो अगर हमारे पास मान लीजिए 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास 4 है, 4 तरीके से, ऑब्वियस सी बात है, एक इसको लिया, एक इसको लिया, एक इसको लिया, एक एक 4 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो टोटल बेस कितना होगा 4। अगर 5 है, 5 में से 1 को सिलेक्ट, 1 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो 5 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए मैं आपसे इसी पार्ट में बोल देता हूँ NCN-1, ठीक है ना, NCN-1, मतलब अगर यहाँ n लिखा हो और नीचे केवल n से एक कम लिखा हो बस, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 लिखा है और यहाँ 3 लिखा हो, तो देखो यहाँ n है, यहाँ n से केवल एक कम, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा मतलब n के बराबर हुआ, नहीं बराबर हुआ, तो NCN-1 हमेशा n के बराबर होता है, आप कैलकुलेट करके भी देख लीजिए, अगर फॉर्मूले से निकालना चाहें NCN-1 तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n-1 फैक्टोरियल, और फिर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो n फैक्टोरियल, देखो इससे कैंसिल हो गई, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो गई, इसमें n-1 फैक्टोरियल बचा, तो ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n-1 फैक्टोरियल, रिड्यूस कैसे करते हैं, ऊपर वाले को रिड्यूस करेंगे तो n लिखेंगे, एक और कम करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे फिर n-1 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास n बचेगा, क्लियर है ना। तो NCN-1 की वैल्यू हमेशा n आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा कि NC1 और NCN-1 दोनों क्या होते हैं, n होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 19C18 बताइए, आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको डायरेक्ट बोल देना है 19, क्योंकि देखो n की जगह पर 19 और नीचे n-1 लिखा हुआ है ना, एक कम लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट वैल्यू उसकी n हो जाएगी, क्लियर। तो आई होप ये सिंपल से फॉर्मूले थे जो आपको ध्यान रखने हैं, तो 5 फॉर्मूले हम लोगों ने इससे रिलेटेड किए, ठीक है ना, 5 फॉर्मूलेज हम लोगों ने इससे रिलेटेड किए हैं, है ना। पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला आपका ये था कि NC0 और NCN दोनों 1 होते हैं, इनकी वैल्यू 1 होती है, NCR NCN-R दोनों बराबर होते हैं, NCX = NCY है, तो आइदर x = y होगा या n = x + y होगा, 4 टर्म में NCR + NCR-1 n+1 CR, और 5th में ये फॉर्मूला है। अब एक और इसमें टर्म्स होता है,
जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन एनसीआर एंड एनपीआर, रिलेशन बिटवीन एनसीआर एंड एनपीआर। एनसीआर और एनपीआर के बीच क्या रिलेशन है? तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है। देखिए एनसीआर और एनपीआर के बीच का क्या रिलेशन है। देखिए एनपीआर का फॉर्मूला लिखिए और एनसीआर का फॉर्मूला लिखिए, दोनों का पहले। तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने किया, फैक्टोरियल एन अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल और इन टू आर फैक्टोरियल, होता है नहीं होता है? और एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम ऑब्जर्व करें तो बस यहाँ आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है नहीं है? ओके, तो अगर इस आर फैक्टोरियल को हम लोग एनपीआर और एनसीआर में रिलेशन लिखना चाहें, स्टेब्लिश करना चाहें, तो ध्यान से देखिएगा, क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एनपीआर जो है वो आर फैक्टोरियल टाइम्स एनसीआर लिखा हुआ है? सबको रिलेशन दिख रहा होगा, बहुत प्यारा सा रिलेशन है ना। देखिए अगर इसमें हम आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते, देखिए इसमें अगर हम आर फैक्टोरियल से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? इधर भी आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा और ये आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये क्या लिखा है, एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एन पी आर के बराबर हो जाएगी, नहीं बराबर? देखो एन पी आर इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। समझ में आई बात? क्लियर? तो इसलिए डायरेक्ट ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि एन पी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल एन सी आर। अच्छा इसका मीनिंग बहुत अच्छा है, अगर मीनिंग हम लोग समझना चाहें थोड़ा सा इन डेप्थ में हम लोग समझें तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। एन पी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल एन सी आर, मतलब कि अगर हमको एन पी आर का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू परम्यूट या अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स। आर ऑब्जेक्ट्स का हमको परम्यूटेशन करना है आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पर एनसीआर का मतलब क्या होता है? एनसीआर का मतलब होता है कि आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स हमको आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एनसीआर बताता है और टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशन हमको एनपीआर बताता है। क्लियर है ना? तो यानी परम्यूटेशन को हम सिलेक्शन की हेल्प से भी करते हैं, परम्यूटेशन को हम लोग सिलेक्शन की हेल्प से करते हैं। सिंपल सी बात है। अगर हमको अरेंजमेंट करना है, आप एक एग्जांपल समझिए कि हमको अरेंजमेंट करना है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? लॉजिकली थिंक करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और 10 ऑब्जेक्ट्स में से हमको 4 का अरेंजमेंट करना है, तो पहले हम एनी 4 चूज करेंगे और चूज करने के बाद फिर उनको अरेंज करेंगे। दैट इज द एक्चुअल मेथड, है ना, या दैट इज द एग्जैक्ट फॉर्म। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको सही तरीके से करने का तरीका ये है कि पहले आप सिलेक्शन करेंगे देन आप उसका अरेंजमेंट करेंगे। तो अब इससे बात है, क्लियर है ना? तो इसीलिए ये रिलेशन स्टेब्लिश हुआ कि परमुटेशन को करने के लिए पहले सिलेक्शन नीडेड है देन परमुटेशन है। क्लियर है ना? ठीक है, तो आई होप इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या? हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अपना मैथमेटिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।